मुजफ्फरपुर फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियों पर इंडिया ब्लॉक पर तीखा कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के मुजफ्फरपुर कहा कि भारत वित्तीय कमी से परेशान पाकिस्तान को चूड़ियां पहना सकता है। इस महीने की शुरुआत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की राजनाथ सिंह की प्रतिज्ञा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि देश ने चूड़ियां नहीं पहनी है और उसके पास परमाणु बम हैं जो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब्दुल्ला का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डाला। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहन लेंगे। उनके पास आटा नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है। अब मुझे पता चला है कि उनके पास आटा नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है। अब मुझे पता चला है कि उनके पास चूड़ियों की भी कमी है। पीएम मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में कहा। मणिशंकर अय्यर का एक पुराना वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता ने भारत सरकार से पाकिस्तान का सम्मान करने के लिए कहा क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते कहा था कि कांग्रेस देश के लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कमजोर रवैये से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने पाकिस्तान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत का अलग पड़ोसी अपने बम बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी खराब गुणवत्ता के कारण कोई भी इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। पीएम मोदी ने आज दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 2200 करोड़ रुपए का अवैध धन जब्त किया है। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने दावा किया कि राजद और कांग्रेस बिहार के लोगों के कल्याण से ज्यादा अपने वोट बैंक को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने राजद पर बिहार में जंगल राज लाने का आरोप लगाया। लालू प्रसाद यादव की मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए टिप्पणी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद संविधान द्वारा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को दिए गए आरक्षण को छीन लेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस और राजद के नेता अपने बच्चों को बसाने में लगे हुए हैं। पावन धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छे। खुदीराम बोस, जुब्बा सहनी और पंडित सहदेव झा के वीर भूमिका गोर लगे थे। आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है। आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है। आंधी यहां बिहार में भी जंगल राज वाली पार्टी चारों खाने चित्त होने जा रही है और मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया, बिहार में जहां जहां गया, एक ही आवाज आ रही है, एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों बहनों, ये देश का चुनाव, ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव, ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम ये देश की बागडोर दें, इसका निर्णय करने का चुनाव है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। आप अपने मोहल्ले में भी ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं क्या? ढीला ढाला टीचर पसंद करते हैं क्या? टीचर भी मजबूत चाहिए नहीं चाहिए? जरा जवाब दीजिए। टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना, मोहल्ले में पुलिस वाला भी मजबूत चाहिए ना। तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना
सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में चूड़ियां नहीं पहने। अरे वे पहना देंगे। पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो उनसे लेकर के पूरा का पूरा वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। साथियों, ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चला लेगा। और जो ये दलित, पीड़ित, आदिवासी, वंचित, ओबीसी का आरक्षण रोकना चाहते हैं, वो जरा लिख लो, ये मोदी है, जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपको न संविधान को हाथ लगाने दूंगा, न धर्म के आधार पर आरक्षण करने दूंगा, और न ही एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनने दूंगा। और इसलिए मोदी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारी प्रतिबद्धता बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करना है। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों सरकारी नौकरियां बिहार सरकार ने दी है, एनडीए सरकार ने दी है, केंद्र सरकार ने भी रोजगार मेलों के जरिए लाखों भर्तियों की योजना को, और हमने तो इतने सुधार किए, पहले नौकरी भर्ती में 2-2 साल तो कागजी काम चलता था, मैंने इसको कम कर करके 1 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने की ताकत पैदा कर दी है। बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। बिहार में 10,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने। बिहार में 400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले। राज्य के गांवों में 60,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। मुझे बताइए जरा, इतना हो रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है? नौजवान को रोजगार मिले बिना ही काम होता होगा क्या? आज देश में लाखों कॉमन सर्विस सेंटर गांव-गांव चल रहे हैं। ये मेरे नौजवान नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है?